आइए बच्चों, हम लोग कस्टम की क्लास में हैं और एक असेसमेंट डेफिनेशन पे है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कह सकते हैं इसे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम्स के लिए, सीएमए इंटर एज वेल एज सीएमए फाइनल, दोनों बच्चों के लिए ये डेफिनेशन पार्ट जरूरी है। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है असेसमेंट के जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटर लेवल पे नहीं है, वो सिर्फ फाइनल लेवल पे हैं, चाहे वो असेसमेंट हो या अपील हो या रिफंड हो कस्टम के अंदर। लेकिन जो डेफिनेशन है असेसमेंट का, ये डेफिनेशन एक बेसिक डेफिनेशन है, रिसेंटली अमेंडेड है, ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, क्योंकि अब तक इंस्टीट्यूट ने इसको पूछा नहीं है। और फाइनेंस एक्ट 2018 में असेसमेंट का पहले 2 या 3 लाइन का डेफिनेशन होता था, उसको इन्होंने एक्ट में रिप्लेस करके लंबा चौड़ा डेफिनेशन कर दिया, जिससे इसका वेटेज 5 मार्क्स तक चला जाता है। मतलब कभी भी इंस्टीट्यूट इंटर या फाइनल लेवल पे तो है ही है, इंटर लेवल पे डेफिनेशन पार्ट पूछ सकती है, जहां पर आंसर आ सकता है कि अरे ये इंटर के सिलेबस में तो था ही नहीं। असेसमेंट बोल के चैप्टर इंटर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीएमए इंटर के कस्टम के सिलेबस में डेफिनेशन पार्ट में असेसमेंट का डेफिनेशन हमें अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। तो जो मेरी मेन बुक है, जो कस्टम की मेन बुक है, वहां पर आप डेफिनेशन, जो हमारा इंट्रोडक्शन कस्टम का जब स्टार्ट होता है तो वहां पे डेफिनेशन पार्ट है। डेफिनेशन पार्ट में एजुकेटिंग अथॉरिटी का डेफिनेशन तो हम लोग वहीं पढ़ते हैं, असेसमेंट का डेफिनेशन यहाँ कटा हुआ है, जिसको अब हम लोग अलग से कवर करेंगे। राइट सर, ये असेसमेंट का डेफिनेशन हमारा अमेंडेड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कटा हुआ है, जिसको हम लोग अपनी क्लास में अलग से करते हैं। आपको ये नोट कर लेना है, नोट कर लीजिएगा असेसमेंट का डेफिनेशन, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब पे देख रहे हैं आप, मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास ऑलरेडी असेसमेंट के वो नोट्स पेज पहुंच चुके हैं, और अगर यूट्यूब पे है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पेज मैं असेसमेंट का अपलोड कर दूंगा, वहां आप देख लीजिएगा। ठीक है। और अब जैसे एजुकेटिंग अथॉरिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, लाइक अपील ट्रिब्यूनल, ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं असेसमेंट के, अपील के, या फिर इसके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑर्डर पास करने के, ये सब इंटर लेवल पे नहीं है। लेकिन इंटर लेवल पे 2 डेफिनेशन है, एजुकेटिंग अथॉरिटी का डेफिनेशन जो 2-3 मार्क्स से पूछता है, और असेसमेंट का डेफिनेशन जो पहले 2 मार्क्स का वेटेज रखता था, अब 5 मार्क्स तक पूछ सकता है। दोनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटर एज वेल एज फाइनल, ध्यान रखिएगा सर। और जो इंट्रोडक्शन चैप्टर में, अभी आता हूं मैं असेसमेंट के में, हम लोग जो इंट्रोडक्शन लेवल पे जब कस्टम की क्लास स्टार्ट होती है तो हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ते हैं हम लोग क्लास में उससे रिलेटेड एक रूल्स है, यहाँ पे कंसेशन और एग्जम्पशन लेते हैं तो, और एक यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोसीड्यूर होता हुआ री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है। एक्चुअली ये चारों टॉपिक, बीच में वेयर हाउसिंग को अगर छोड़ दें आप, तो ये चारों टॉपिक जो बेसिक, जहां से कस्टम हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, राइट, जो कस्टम के बेसिक्स हम लोग डेवलप करते हैं, इंपोर्ट प्रोसीड्यूर को सीखते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीड्यूर को सीखते हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जहां पर हम लोग कस्टम ड्यूटी नहीं पे करते हैं, वो चीज जो हम लोग इन 3 और एक इस 4 चैप्टर में री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स में पढ़ते हैं, उसका मैंने क्या किया है, 2-3 पेज का ये सेक्शन का लिस्ट का समरी बना दिया है। बेटा, जो कस्टम के हम लोग क्लासेस अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंटर लेवल पे और फाइनल लेवल पे, चाहे वो फाइनल लेवल हो या इंटर लेवल हो, मैं क्या कर रहा हूं, अब जो कर रहा हूं वो क्लासेस एग्जीक्यूट करने से पहले एक सेक्शन की समरी और लिस्ट आपको शेयर कर रहा हूं, साथ साथ करता जा रहा हूं। ये एक तरह से आपकी समरी के लिए भी काम करेगा, ये आपके समरी के तरह काम करेगा। अब जैसे रिसेंटली हमने इस सीट को, सेक्शंस की जो ये लिस्ट है, उसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया, हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उसके बीच में शेयर कर दिया, फेसबुक पे भी इसका जेपीजी हम लोगों ने डाला हुआ है, राइट। और या फिर आप हमारी टीम से जुड़ के आप उनको बोलेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीड्यूर के सेक्शन की लिस्ट शेयर कर दो, जो सर ने स्टूडेंट्स के लिए इशू की है। सर, हम लोग जो बेसिक लेवल पे 3-4 चैप्टर, 3-4 कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, इंपोर्ट प्रोसीड्योर, एक्सपोर्ट प्रोसीड्योर, री इम्पोर्टेशंस और वो रूल्स, उससे रिलेटेड जो हमारे एक्ट में सेक्शंस हैं उसकी एक समरी बनी हुई है। जैसे हमारे एक्ट में चैप्टर 5 के कुछ सेक्शंस हैं, यहाँ पे 12 से लेकर 25B, जो हम लोग वहां पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 6 के अंदर कुछ सेक्शंस हैं 29 से लेकर 43, और 41 में अमेंडमेंट्स है, जो कि इस बार के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही फिर से एक चैप्टर है यहाँ पे, चैप्टर 7, जिसमें सेक्शन 44 से 51 का रेंज है, और सेक्शन की कंटिन्यूटी में दिया हुआ है कौन सा सेक्शन किस टॉपिक पे है।
जब हम लोग रेगुलर रीडिंग करेंगे अपने चैप्टर्स की, शुरू के जो बेसिक चैप्टर है 3 से 4, उसमें इन सब सेक्शन का रेफरेंस आएगा। और जब आप वो सब पढ़ लेंगे मेरे साथ, वापस से आप इस सेक्शन के लिस्ट पे आएंगे तो आपको ये फैमिलियर सा लगेगा। अच्छा, सर ने 44 पढ़ा दिया, सर ने 46 पढ़ा दिया, सर ने 50 पढ़ा दिया, ओके 51। तो आपको ये अभी जैसे आपको ये एलियन लगेंगे क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं। हम तो एक असेसमेंट का डेफिनेशन कवर करेंगे इस वीडियो में बस, राइट। लेकिन जब आप लोग हमारी रेगुलर क्लास में जब वो चैप्टर सब पढ़ लेंगे साथ में, और उसके साथ साथ जब इस सीट को हम लोग रेफर करेंगे तो आपको लगेगा कि ओके, नाउ वी गॉट द नॉलेज ऑफ सेक्शन 44 टू सेक्शन 51 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। तो जब कस्टम एक्ट को उस बोरिंग थ्योरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो बीच बीच में ऐसा कुछ करके हम लोग अपनी नींद को भगा सकते हैं। अब क्या है, मैं अपने स्टूडियो में, आप अपने घर पे, तो इंट्रैक्शन का कुछ बहाना तो चाहिए होगा। तो बीच बीच में आपकी जो रेगुलर पढ़ाई है उसको मैं इस सेक्शन की लिस्ट से कंपेयर एंड लिंक करने की कोशिश करूंगा कि देखो बेटा, अभी जो हमने 4 पेज पढ़ा उसमें हमने ये सब सेक्शन कर लिए। ठीक, ऐसे यहाँ पर एक सेक्शन इस साल के लिए एप्लीकेबल है और एक सेक्शन अगले साल के लिए आया है। जो बच्चे 2021 में एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया सेक्शन आया है 51B। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो अभी हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है उससे 2020 में जो बच्चे एग्जाम देंगे वो भी पढ़ेंगे, 2021 में जो बच्चे एग्जाम देंगे वो भी पढ़ेंगे। तो जो 2021 के लिए अमेंडमेंट है जो ऑलरेडी आ चुकी है उसको हम लोग साथ साथ कस्टम में कवर करते जा रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 इज एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्स इन 2021, लेकिन उसकी अमेंडमेंट को हम लोग क्लास में साथ साथ कवर कर रहे हैं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए, राइट। आप अपने हिसाब से एग्जाम्स को प्लान कर सकें। तो शुरू के जो 3-4 चैप्टर है, वेयर हाउसिंग को छोड़ दें, वेयर हाउसिंग का अलग से हम सीट बनाएंगे। वेयर हाउसिंग में काफी सारे सेक्शंस हैं, फिर वेयर हाउसिंग का एक रेगुलेशन हमें सिलेबस में पढ़ना है, उसका अलग से बन जाएगा। ये जो 3 पेज की हमारे सेक्शन की समरी है, इसमें सेलेक्टेड सेक्शंस है, जैसे इस चैप्टर के पूरे सेक्शंस हैं, इस चैप्टर के पूरे सेक्शंस हैं, इस चैप्टर के जितने सेक्शंस हैं सब सिलेबस में हैं, वैसे ही यहाँ पे हैं। खाली हाँ, थोड़े से सेक्शंस बीच में मिसिंग है। क्यों? क्योंकि वो इस शुरू के चैप्टर से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो बेसिकली चैप्टर 5 में कुछ सेक्शंस हैं जो मैंने यहाँ नहीं मेंशन किए हैं, और बीच में कुछ चैप्टर्स हैं 5A, 5AA एंड 5B, उसको मैंने यहाँ कवर नहीं किया है। अदरवाइज जैसे ही आप हमारी बुक के ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे, एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, पढ़ते रहेंगे साथ साथ, और साथ साथ इस सीट को हम लोग देखते रहेंगे, सेक्शंस की सीट को, तो आपको सारे ये टर्म्स फैमिलियर लगेंगे, ये गारंटी है। और कोई भी एक्ट पढ़ो, जीएसटी एक्ट पढ़ो, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ो आप, या फिर कस्टम एक्ट पढ़ो, तो आपको अपने प्रोविजंस को थोड़ा थोड़ा सेक्शन से लिंक कर देना चाहिए। सर सेक्शन ही याद करके जाएं और सेक्शन वाइज पढ़ें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं उसको सेक्शन से लिंक कर दे। रिकॉल करने में आपको ये हेल्प करता है कि सेक्शन 12 किस चीज का था, सेक्शन 13 किस चीज का था, 14, 15, 16 में क्या पढ़े, 17 में क्या पढ़े, 17 सिलेबस में है नहीं है, 19 में क्या पढ़े, 20 में क्या पढ़े। जब आप सेक्शन के थ्रू रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये फटाफट रिवाइज होगा। ठीक है, तो ये भी आपको अगर चाहिए तो आप हमारी टीम से जुड़ जाइए, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बेसिकली टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक होगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको पहले प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल जो हम मेंटेन कर रहे हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, सीए का अलग है, सीएमए का अलग है, इंटर फाइनल का अलग है, राइट, डीटी आईडीटी का अलग अलग है। अराउंड 7 to 8 टेलीग्राम चैनल्स हैं हमारे, उसमें आप अपने कोर्स के हिसाब से जुड़िए और उस लिंक में आपको अपने आप ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो जो असेसमेंट का डेफिनेशन हमारा यहाँ कटा हुआ है उसकी जगह क्या हमें पढ़ना है। असेसमेंट का डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स, आया 2 साल पहले फाइनेंस एक्ट 18 के थ्रू, राइट। 2020 में आपका एग्जाम है तो आपको फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 पढ़ना है। 2020 में 21 में आपका एग्जाम है तो 20 पढ़ना है। लेकिन सर ये असेसमेंट का डेफिनेशन जो 2 साल पहले आया है वो भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा ये एक नया डेफिनेशन है जो इंस्टीट्यूट ने अब तक एग्जाम में, सीएमए के एग्जाम्स में नहीं पूछा है। तो कोई चीज पुरानी हो गई इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। पुरानी चीज 1 ही साल पुरानी तो ऐसे समझिए, हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स, ये ध्यान रखिएगा। सर
असेसमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है। छोटा सा वीडियो है ये, और असेसमेंट के डेफिनेशन को हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। और जरूर ध्यान रखिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा कि भाई असेसमेंट चैप्टर, डिटेल्ड चैप्टर जो पढ़ना है वो फाइनल में पढ़ना है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है वो फाइनल इंटर दोनों में इंपॉर्टेंट है। और एक और डेफिनेशन जो मैंने देखा है एजुकेटिंग अथॉरिटी का, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और ये सेक्शन की लिस्ट तो बनते जा रही है इंटर के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, फाइनल के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन सा सेक्शन, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंटर में है एज वेल एज फाइनल में है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनके रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल में ये सेक्शन की लिस्ट शेयर करते जा रहे हैं। आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं, फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं। सूरज अग्रवाल टैक्स क्लासेस का फेसबुक पेज अलग है, वहां पर भी ये सब जेपीजी मोड में अपलोड हो रही है। आप टीम से मांग सकते हैं, आप टीम से मांग सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए आते हैं असेसमेंट के डेफिनेशन में। असेसमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है, आइए 5 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं हम लोग और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पार्ट पे जा रहे हैं। असेसमेंट बेसिकली, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड है असेसमेंट, ये वर्ड असेसमेंट एक नॉर्मल वर्ड है, एसेस, जिसको हम लोग डायरेक्ट टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं। असेसमेंट, एसेस वेरिफिकेशन करना। इनकम टैक्स में इनकम की असेसमेंट, जब हम लोग आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां असेसमेंट होता है, राइट। जीएसटी में भी ये वर्ड है और ये वर्ड कस्टम में भी है। अभी हम लोग कस्टम के अंदर जो असेसमेंट वर्ड डिफाइन है उसको पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम्स पर्पस के लिए, जो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्यूटेबिलिटी, किसी गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कितना ड्यूटी देना है उस, और जितना इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने बोला है कि इतना ड्यूटी बना है, क्या वो सही है, उसकी चेकिंग वेरिफिकेशन करना। सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है तीनों जगह, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो या कस्टम हो। यानी अब कस्टम की बात करें तो गुड्स मैं खुद अपने से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मुझे खुद ही उसकी वैल्यूएशन करनी है, खुद ही उस पर ड्यूटी रेट अप्लाई करना है, खुद ही उस पर ड्यूटी पे भी करना है, राइट। अब लेकिन मान लो पे करते समय डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं, कुछ तो यहां पर इशू इन्वॉल्व है, इतनी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, तो पहला है वैल्यूएशन और ड्यूटी कैलकुलेशन करने का है कि वो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर करेगा, राइट, एक्सपोर्ट के केस में जहां ड्यूटी है, और फिर उसको फिर एसेस करना डिपार्टमेंट का काम है। तो एक तरह से कॉन्सेप्ट है सेल्फ असेसमेंट का, यानी मेरी तरफ से असेसमेंट, और एक है डिपार्टमेंट उसको रीअसेस करेगा, रीअसेसमेंट। तो ये सब वर्ड भी हैं, आते हैं हम लोग पहले बेसिक लेवल पे इसको कंप्लीट करते हैं। क्या कहता है, असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्यूटेबिलिटी ऑफ एनी गुड्स, कस्टम में गुड्स की बात होती है, एंड द अमाउंट ऑफ ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली हो, एक्सपोर्ट पे कम इंपोर्ट पे ज्यादा, ड्यूटी टैक्स सेस और एनी अदर सम्स पेएबल। अब एनी अदर सम्स पेएबल में हम लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं, पेनल्टी ले सकते हैं, फी ले सकते हैं। इफ एनी अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट का मतलब है द मेन एक्ट, द कस्टम एक्ट 1962, और अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, सपोर्टिंग एक्ट जहां पर और भी ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड है, लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, और अंडर एनी लॉ, अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, कस्टम की तरह मिलता जुलता कोई और लॉ है तो वहां के थ्रू, ठीक, विथ रेफरेंस टू। अब क्या डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी या फिर टैक्सेस या इंटरेस्ट किसके रेस्पेक्ट में, तो बेसिकली द टैरिफ क्लासिफिकेशन ऑफ सच गुड्स, जिस गुड्स पर आप ड्यूटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी ड्यूटी प्रॉपर कैलकुलेटेड है या नहीं, तो उसको डिपार्टमेंट अब डिटरमाइन करेगा। पहले लेवल पे आप खुद कर लीजिए, दूसरे लेवल पे डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। लेकिन जब आप ये वेरीफाई कर रहे होंगे कि आपका प्रॉपर ड्यूटी कैलकुलेट हुआ है या नहीं, प्रॉपर टैक्स कैलकुलेट हुआ है नहीं, तो क्या क्या देखेंगे, तो बेसिकली टैरिफ क्लासिफिकेशन, यानी गुड्स का जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो रखा है कस्टम टैरिफ एक्ट में, वो हो रखा है या नहीं। अब पर्पस क्या है सर इसका, पर्पस है प्रॉपर ड्यूटी रेट, गुड्स की क्लासिफिकेशन कैटेगरी के हिसाब से उसके ड्यूटी रेट्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, तो वो वैल्यू, ऑब्वियसली वैल्यू पर कस्टम ड्यूटी का रेट अप्लाई होता है। वैल्यू 1 लाख लें सही है या 1,10,000 सही है। उसके बाद एग्जम्पशंस और कंसेशन,
आपने कोई एग्जम्पशन क्लेम किया है तो वो सही है या नहीं है, कोई आपने ड्यूटी रेट में एग्जम्पशन लिया है, वैल्यू में एग्जम्पशन लिया है, एग्जम्पशंस और कंसेशन ऑफ ड्यूटी, टैक्सेस और एनी अदर सम कॉन्सिक्वेंट अपॉन एनी नोटिफिकेशन इशूड देयर अंडर। सर हम लोग जब अपनी रेगुलर ये जो टॉपिक पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन वाला, उसमें एक सेक्शन 25 आता है, वहां पर इसका डिस्कशन होता है। फर्दर किसके रेस्पेक्ट में आप ये डिटरमाइन करना चाहेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्यूटेबिलिटी, यानी गुड्स पर ड्यूटी कितनी देनी है, कितनी लगनी है, ड्यूटी कितनी पेएबल है, उसके लिए हम असेसमेंट के अंदर डिटर्मिनेशन के लिए क्या क्या चेक करते हैं, टैरिफ क्लासिफिकेशन, वैल्यू, एग्जम्पशंस, क्वांटिटी, वेट, वॉल्यूम, मेजरमेंट और अदर स्पेसिफिक्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ आइटम पर ना उसकी लेंथ, वेट, हाइट से टैक्सेस लगता है, जैसे मॉनिटर की स्क्रीन है तो उसके इंचेस डायगोनली वो कितने लंबा है उसके हिसाब से ड्यूटी रेट चेंज होती है, कभी कभी वेट भी देखा जाता है, राइट। द क्वांटिटी, वेट, वॉल्यूम, मेजरमेंट और अदर स्पेसिफिक्स वेयर सच ड्यूटी, टैक्सेस और एनी अदर सम इज लेवल। कभी कभी सर ड्यूटी जो है वैल्यू के बेसिस पर लगती है, कभी कभी अदर फैक्टर्स के बेसिस पर, तो हम उस फैक्टर को भी एसेस करेंगे असेसमेंट के दौरान। क्या कहता है, असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी एटसेट्रा विथ रेफरेंस टू। अब और क्या फैक्टर लेंगे डिटर्मिनेशन करते समय इस एक्ट में या टेरिफ एक्ट में, आप क्या क्या फैक्टर्स लेंगे, तो वो फैक्टर की लिस्ट बढ़ाई है गवर्नमेंट ने डेफिनेशन में। आपको मैंने पुराना डेफिनेशन दिखाया जो कटा हुआ है, बहुत छोटा सा डेफिनेशन था ये, यहाँ पे अब थोड़ी क्लैरिटी दी गई है। फर्दर द origin of such goods determined in accordance with the provision of custom tariff act or rules made thereunder if the amount this is affected by the origin। बोला सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, origin of such goods मतलब वो गुड्स अगर इंडिया आ रहा है तो किस कंट्री से आ रहा है, क्या उस कंट्री के साथ इंडिया का कोई एग्रीमेंट है रिड्यूस रेट का। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मान लो साउथ अफ्रीका के किसी कंट्री से, साउथ अफ्रीका बेसिकली इंडिया का साउथ अफ्रीका से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो रखा है इंटरनेशनली कि साउथ अफ्रीका से कोई गुड्स आएगा तो नॉर्मली ड्यूटी रेट 10% होता है, हम 5% लगा देंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी जो बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ते हैं पैटर्न टाइप ऑफ रेट ऑफ ड्यूटीज में, तो उसके लिए ओरिजिन। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने रेट कम कर रखा है कंट्री ए के लिए और मैं गुड्स को मंगा रहा हूं कंट्री बी से, तो ऑब्वियसली वो रिड्यूस रेट तो लगेगा नहीं, तो उसकी वेरिफिकेशन भी असेसमेंट में होती है। फर्दर अदर ऑल अदर फैक्टर्स जिसका भी इंपैक्ट ड्यूटी पर पड़े। सर असेसमेंट के दौरान हम कोई भी चीज चेक कर सकते हैं जिसका इंपैक्ट ड्यूटी, टैक्स, सेस और एनी अदर सम पेएबल। ये चार वर्ड ना बार बार आ रहे हैं, देखो ड्यूटी, टैक्स, सेस और एनी अदर सम पेएबल। तो आपको इस कीवर्ड का ना थोड़ा सा मल्टीपल यूज करना है, सो ध्यान रखना, लैंग्वेज को ध्यान रखना। देखो बच्चे कभी हमसे पूछते हैं कि क्या सर हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं एग्जाम में अगर हमें लीगल वर्ड्स याद नहीं हो रहे हैं। बेटा डेफिनेशन पार्ट को तुम अपने शब्दों में लिखोगे तो 5 मार्क्स में 2 मार्क्स भी नहीं आएंगे। ये एक्ट का डेफिनेशन है, राइट, असेसमेंट का 5 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे कैजुअली इसको भी पूछते हैं सर क्या ये हम अपने शब्दों में नहीं लिख सकते हैं। अब हम टीचर्स ना आप बच्चों का मन रखने के लिए बोल देते हैं क्यों बेटा क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप ही के शब्द तो हैं जो आपको मार्क्स देंगे, अपने शब्दों से क्या डरना। अब हम आपका मन रखने के लिए बोल दें, मान लो कोई शॉर्ट नोट्स लिखना है कहीं पे तो वहां हम बोल देंगे आपको। मान लो आपसे कोई इंपोर्ट प्रोसीड्योर पूछ रहा है, एक्सपोर्ट प्रोसीड्योर पूछ रहा है, वहां पे आप अपने शब्द यूज कीजिए, राइट। लेकिन आप डेफिनेशन में चाहते हैं अपने शब्द यूज करना, तब तो सर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कभी मत कीजिएगा। एंड फर्दर इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड एनी असेसमेंट इन विच द ड्यूटी असेस्ड इज निल। आप कहते हैं मेरी ड्यूटी निल है, तब भी वो असेसमेंट का पार्ट कहलाएगा। सर अगर हम किसी डॉक्यूमेंट के कमी के कारण असेसमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोविजनल असेसमेंट। इसका अलग से सेक्शन है, अलग से डिस्कशन होता है डिपेंडिंग अपॉन योर सिलेबस। आप अभी डेफिनेशन के लिए कीवर्ड याद रखो, असेसमेंट इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट और एनी अदर असेसमेंट वेयर ड्यूटी इज निल। बहुत इजी है याद करना, लेकिन हाँ ये 6 फैक्टर जरूर याद रखना और कोडवर्ड कर लेना, टैरिफ क्लासिफिकेशन, वैल्यू, एग्जम्पशन, क्वांटिटी, वेट, ओरिजिन और अदर फैक्टर्स। आप इसकी कोडिंग कर देना, T फॉर टैरिफ क्लासिफिकेशन, V फॉर वैल्यू, E फॉर एग्जम्पशन और कंसेशन, Q फॉर क्वांटिटी, O फॉर ओरिजिन और अदर फैक्टर। एक आप निमोनिक्स बना लेना इसकी, इजिली आप स्कोर कर लोगे। 5 मार्क्स का सिलेबस, 5 मार्क्स का थ्योरी, सिर्फ एक छोटा सा डेफिनेशन असेसमेंट, डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट अंडर कस्टम जो हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे थे। ठीक, आप इसको लिखना चाहते हैं,
आप बोलते हैं सर हमारे पास ये नोट्स नहीं अवेलेबल है, इस डेफिनेशन को प्लीज लिखने दीजिए, तो मैं यहाँ रोक देता हूँ वीडियो, आप वीडियो यहाँ रोक दीजिए और ये मैंने आपको परफेक्टली डेफिनेशन दे दिया। आप क्या तो अपने मोबाइल पे अगर देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और यह वीडियो रोक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स के लिए इस डेफिनेशन को तैयार कर लो। और हाँ, इंटर लेवल पे असेसमेंट चैप्टर नहीं है, डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है, लेकिन फाइनल लेवल पे यही चैप्टर को 2 घंटे से 3 घंटा लगता है कराने में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, मैं अब जा रहा हूं, आप इस वीडियो को रोक लीजिए और प्लीज अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का तो उसको ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करने में बहुत फायदा मिलेगा। मैं एज अ टीचर स्पेसिफिक सिलेबस कराता हूं सीएमए का, चाहे वो इंटर लेवल हो, फाइनल लेवल हो, डीटी हो या आईडीटी हो, ये ध्यान रखिएगा। डीटी हो या आईडीटी, इंटर हो या फाइनल, सीएमए का स्पेसिफिक सिलेबस पूरा कंप्लीट कराता हूं। एज वेल एज सीए के सिलेबस में अलग क्लास चलती हैं, अलग नोट्स हैं। सीए इंटर का इनकम टैक्स, सीए इंटर का जीएसटी। 10 साल से सीए इंटर में हूं मैं और 2013-14 से मैंने सीएमए की अलग से क्लास मेंटेन की है। पहले साथ साथ थी, 2010, 11, 12, 13, शुरू में 4 साल सीए सीएमए एक साथ थे। 2014 से मैंने सीएमए की क्लासेस को अलग कर दिया और सीए की क्लासेस वो कंटिन्यू है। सीए इंटर, इनकम टैक्स और जीएसटी वो कंटिन्यू है वैसे का वैसा, और सीएमए को अलग कर दिया। फिर 2015 से सीएमए फाइनल आया और 2018 से सीएमए फाइनल आईडीटी आया। राइट, तो ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ लेता है लाइफ में लोग अपने अपने, मैंने भी इस तरीके से ग्रोथ लिया है। रिसेंटली 2018 में मैंने सीएमए फाइनल आईडीटी जोड़ा है अपने पोर्टफोलियो में। अगले साल का जो टारगेट है वो है सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स को मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, काफी रिजल्ट्स हैं वहां पे। जो मेरा अगले साल का टारगेट है 2021 का, वो है सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन को अपने पढ़ाने के पोर्टफोलियो में ऐड करना। सीए तो मैं हूं ही। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।